हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? अगर आप सभी ने कल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है, प्रधानमंत्री, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40+ क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिएगा। क्रिकेट से संबंधित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? और देखिएगा, आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो आंसर मैच करिए। यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है दिल्ली, उनका आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ये ध्यान रखिएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। राइट। अगर आपसे बोलेगा अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, तो दिल्ली में है। किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है नेल्सन मंडेला, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पहले ही बता रहा हूं, आंसर के लिए समय नहीं देंगे। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द, सॉरी ये ग्रैमी नहीं है, यहाँ पे आपको बुकर अवार्ड करना है। इन विच ईयर डिड द बुकर अवार्ड स्टार्टेड? ऑप्शन आपके सामने है 1969, 1958, 1951, 1956। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1969, आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। गोल्फ कहाँ खेला जाता है? वेयर इज गोल्फ प्लेड? तो देखिए, जो गोल्फ का मैदान होता है उसे क्या बोला जाता है? कोर्स बोला जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर? आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है राष्ट्रीय विधि दिवस, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने की है, 1 मई 1897। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आंसर करिए। तो ध्यान रखिएगा, सन 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, समय नहीं मिलेगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? आंसर करिए। नारंग कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बैडमिंटन। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दोहा कतर की राजधानी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मारमा गोवा बंदरगाह स्थित है? मारमा गोवा पोर्ट इज लोकेटेड एट? परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गोवा। आंसर मैच करते जाइए, आज आपका टेस्ट हो रहा है, डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे किसी प्रश्न की, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, नल सरोवर अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज नल सरोवर सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, गुजरात में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, महाराष्ट्र में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? और देखिएगा, इस टाइप से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आता है, इसलिए यह प्रश्न ऐड किया है। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 48 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सही जवाब आपका ऑप्शन सी रहेगा, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सेक्शन बी, सामान्य विज्ञान, 16 से 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। और लास्ट में सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। 16 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आंसर किया है, उनका आंसर परफेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने का कार्य करता है? बताइए जल्दी से, ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने का कार्य करती है। चलें क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सामने स्क्रीन पर, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व डैश होता है? ऑप्शन आपके सामने है, समय नहीं मिलेगा, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे समुद्र में तैरना आसान होता है सामान्य जल की अपेक्षा, है ना। एक क्वेश्चन और बनता है कि नदी से आता हुआ जहाज समुद्र में आने के बाद थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। यहाँ पर आज आपका टेस्ट लग रहा है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट में आपको पढ़े हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे, नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, रॉयंटजन। एक्स किरणों की खोज किसने की है? रॉयंटजन ने की है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, सबसे अधिक आयनन क्षमता वाली किरण कौन सी होती है? देखिए, एक तो होती है आयनन क्षमता, एक होती है वेधन क्षमता।
है ना। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। हमसे बोला है सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, तो अल्फा किरण की होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अब क्योंकि इसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है तो इसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है, राइट। ऐसे ही गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर रहेगा। कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 22, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या आंसर करोगे? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा KNO3। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सिनेबार से किसका निष्कर्षण होता है? या यूं कहें कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है यह पारे का अयस्क है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24, Fe किस धातु का संकेत है? या फिर बोलें कि किस धातु का चिन्ह है? जल्दी से आंसर करिए। Fe इज अ साइन ऑफ विच मेटल? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। पीसी कल्चर मछली पालन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? दो प्रश्न बनेंगे। एक तो आपसे पूछ सकता है टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन है मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है, तो यह कवक के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमसे बोला है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी। और अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बायोटीन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन B7। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, इस समय हमारी दो ई बुक अवेलेबल हैं। एक हमारी है 2800 प्लस क्वेश्चन वाली, एक हमारी है मॉडल टेस्ट पेपर वाली। लेने के लिए आपको स्क्रीन पर डिटेल दिखाई दे रही है। आपको दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट होता है।
अब डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन सी आपका गणित का। पूरे 15 प्रश्न, सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है, टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर करिए। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। हाँ जी, तो देखिए सभी को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ पर 2604 क्या है, ऑलरेडी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब ये जो 4 मीटर है इसको आप पहले सेंटीमीटर में बदलिए। तो आपको पता है 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होंगे, है ना। तो यहाँ पे 2604 सेंटीमीटर में 400 सेंटीमीटर और जोड़ दीजिए, सारा की सारा आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3004 सेंटीमीटर रहेगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करिए जी, क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। संख्या 27307 में 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। सिंपल प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 7 क्या है आपका 2 बार आया है, और स्थानीय मान निकालना किसे कहते हैं? पहले आप इस 7 को लीजिए, यहाँ पर हमने 7 लिखा, इसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उतनी हमको 0 लगा देनी है, राइट। फिर 7 आपका ये दे रखा है, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 7 हो गया। ये क्या है, 7 के दोनों स्थानीय मान हैं, हमको इनका अंतर निकालना है तो इनको माइनस कर दीजिए। 10 में से 7 गए 3, 9 9 6। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। फटाफट से प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसका आंसर करिए। सिंपल सा प्रश्न है, और आज जो मैथ है आपका बिल्कुल आर्मी के पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है? बताइए। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो सिर्फ अपने ही पहाड़े पर भाग होती हैं। देखिए 81 क्या है, 9 का मल्टीपल है। 85 क्या है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 87 क्या है आपका, 3 से मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना। 29 गुणा 3 कितना होता है, 87 होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 83। 83 किसी का भी मल्टीपल नहीं है, किसी के भी पहाड़े पर नहीं आता है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए। x का मान ज्ञात करें यदि संख्या 687x 25 से पूरी तरह से विभाजित है। देखिए 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या आपकी 25 से भाग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, संख्या 6, 8, 7 और x है। अब ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, या तो 0 रख सकते हो या 5 रख सकते हो, क्योंकि 25 के पहाड़े पर या तो लास्ट का इकाई अंक 0 आएगा या फिर 5 आएगा। 1 और 7 तो किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। अब अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ तो लास्ट के 2 अंक चेक कर लो, या फिर पूरा ही डिवाइड करके चेक कर लो। तो लास्ट के 2 अंक क्या 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 70 25 के पहाड़े पर नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसकी जगह 5 पुट करता हूँ जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो 75 25 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। इसका आंसर करिए जल्दी से कि 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 4 तथा एलसीएम 48 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपके आर्मी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से।
तो देखिए, इसको करने का सिंपल सा तरीका है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। HCF गुणा LCM बराबर है आपका x गुणा y, और ये x और y क्या है, संख्याओं का गुणनफल है। देखिए, HCF आपको 4 दे रखा है, LCM आपको 48 दिया है। पहली संख्या यानी कि x की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अब देखिए, 12 को कैंसिल करेंगे, 12 से 48 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा, 12 चौके 48। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा y की वैल्यू। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। 6 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का मूल्य बराबर है। यदि गेहूं का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको हल्का सा माइंड यूज करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा, बोला है कि 6 केजी चावल का मूल्य 8 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। इतना क्लियर है? अब आपको बोला है कि यदि गेहूं का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो। देखिए, 6 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य है और टोटल गेहूं कितना है, 8 केजी है, यानी कि 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 48 रुपये हो जाएगा। राइट। अब पहली लाइन पढ़िए कि जो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर है, यानी कि 48 रुपये अगर गेहूं का मूल्य है तो 6 केजी चावल का मूल्य भी कितना होगा, 48 रुपीस होगा, है ना। प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य बताना है। चावल का मूल्य 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 48 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा, 48 को 6 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 8 रुपये। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 240 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 600 हैं, जिसमें से 240 लड़कियां हैं। अगर मैं 240 लड़कियां टोटल विद्यार्थी में से माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना बचता है, 0। 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, टोटल आपका 360 बचता है। और ये 360 क्या है, बॉयज़ की संख्या है। हमको लड़कों का ही प्रतिशत निकालना है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 360। कितने में से, 600 विद्यार्थी में से। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल। अब 6 से 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर, अभी तक आपने सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2-4 दिन से टेलीग्राम पर PDF अपलोड नहीं हो रही हैं। आज शाम को जितनी पुरानी PDF बचती हैं और आज की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका आंसर करिए। रमन ने कोई पुरानी वस्तु 1200 रुपये में खरीदकर 200 रुपये की मरम्मत पर खर्च किए। यदि वह इसे 1680 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, उसने कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी है और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर भी खर्च किए हैं, तो उसको टोटल ये वस्तु कितने की पड़ गई, 1400 रुपये की वस्तु पड़ गई उसको। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य उसका 1400 रुपये हो गया है। बेचता कितने की है उसको, वो 1680 रुपये की बेच देता है। राइट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको लगाना है, प्रॉफिट प्रतिशत आपको निकालना है। 1400 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, 1680 रुपये में बेच दी, 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने से, 1400 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दीजिए। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल। 14 दूनी 28 और यहाँ पे 0, 20%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
सिंपल सा प्रश्न था। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बी से 30% अधिक कार्यकुशल है। बी किसी काम को अकेले 26 दिन में समाप्त करता है, तो ए उसी काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं A/B। माना मैंने बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, 100 है, एफिशिएंसी कितनी है, 100 है। तो ए बी से 30% अधिक कार्यकुशल है, तो ए की कार्य करने की क्षमता 130 हो जाएगी। सिंपल। अब रेशो में बदल लो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। बोला है कि बी किसी काम को अकेले 26 दिन में करता है। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। बी उस काम को अकेले 26 दिन में करेगा, तो गुणा 26 कर दीजिए, जिससे हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। अब यहां पे हमारा टोटल वर्क कितना है जी, 260 है। बोला है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। काम हमारा 260 है और ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 13 है। तो 260 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 दिन आंसर राइट आएगा आपका। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से करेंगे कि अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। वह समान दूरी को 12 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिए स्पीड कितनी है जी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना दिया है, पहले केस में 15 मिनट। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस मिनट को भी घंटों में बदलना पड़ेगा, और मिनट को घंटों में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। सिंपल है। अब सोल्व करिए, जितना सोल्व होता है, 0 से 0 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 15 को भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आपकी दूरी कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर आ गई है। अब अगली लाइन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि वह समान दूरी को यानी कि इस 10 किलोमीटर को 12 मिनट में तय करता है। स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, टाइम 12 मिनट है। अब क्योंकि 12 मिनट है तो इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 12 को भी 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 60 नीचे न रहकर 60 आपका ऊपर चला जाएगा, राइट। आप कैंसिल कर दीजिए, 12 पंजे 60 और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से कि 22,500 रुपये की धनराशि पर 16% ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका आधा रह जाता है। 16% है तो आपका 8% बन जाएगा, और जो आपका टाइम है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 1 वर्ष दिया है तो आपका 2 वर्ष हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो या फिर कभी कभी आपको 6 माही भी लिखा आ सकता है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। अब क्योंकि टाइम 2 साल का है और हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 2 और 1 वाले मेथड से करेंगे। ओके, अब देखिए जो आपको धनराशि दे रखी है 22,500 रुपये, इसका पहले 8% निकालेंगे क्योंकि हमारी दर अब कितनी है, 8% है। तो 22,500 का अगर मैं 8% निकालता हूं,
225 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा? 1800 बनेगा, और 1800 इसके नीचे आ जाएगा, राइट। अब ये जो 1800 है इसका आपको फिर से 8% निकालना है। 1800 का हम 8% निकालेंगे, 0 से आपकी 0 कट गई। अब आपको क्या करना है? 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 144 बनेगा, और 144 आपका इसके नीचे आ गया। क्लियर? अब देखिए, ये 2 को हमको 1800 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 144 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे आपका बनेगा 3600 प्लस 144। इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इनको जोड़ने के बाद कितना बनेगा? 3744। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, इसका आंसर करिए जल्दी से। प्रथम 9 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 14 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जल्दी से आंसर करिए। देखिए, प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। अगर मैं 9 को 19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली 9 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 14 है, पहली 4 संख्याओं को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली 4 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 14 चौके 56, है ना। तो देखिए, बोला है अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब 171 में से अगर मैं 56 को माइनस कर दूं तो कितना बचता है? यदि मैं 171 में से 56 को माइनस कर दूं तो 115 बचेगा, है ना। और ये 115 क्या है? इन पांचों संख्याओं का टोटल है। हमको इनका औसत निकालना है, तो 115 को सिंपल है 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके सामने आपका आंसर होगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 43 नंबर और 44 नंबर दोनों ही क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के हैं। आंसर करिए इस प्रश्न का, कैसे करोगे। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे करोगे? देखिए, लाभ क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट क्या होता है तो आप बोल दोगे एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। सिंपल है। अब देखिए, एसपी आपको दिया है 1500 रुपये, माइनस अगर मैं सीपी कर दूं तो ये क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट लग गया। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। दूसरा बोल रहा है कि उस वस्तु को 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। ये हमको लाभ प्राप्त हुआ है। यदि मैं इसको 1350 रुपये में बेच दूं तो भी लाभ हो रहा है, माइनस सीपी कर देंगे, एसपी माइनस सीपी। पर ये क्या है? इस लाभ का 2 गुना है, तो यहां पे हम 2 कर देंगे, डबल कर देंगे। समझ पा रहे हो? एसपी माइनस सीपी क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला लगा के हमने ये क्वेश्चन किया है। अब देखिए, 2 इधर जाके 1350 में मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2 सीपी यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगी। 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2700 माइनस 2 सीपी हो गया। और यहाँ पे कितना है जी? 1500 माइनस सीपी है। सिंपल। अब ये 1500 इधर जाके जब 2700 में माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2700 में से अगर हम 1500 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1200, है ना। अब ये माइनस का सीपी है, यहाँ भी माइनस का 2 सीपी है, तो ये माइनस का सीपी इधर जाके माइनस की सीपी में माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो अपोजिट रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीपी बचेगा, जो कि कितना बन गया? 1200 बच गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्रय मूल्य ही आपसे पूछा है। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया है?
अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है। जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 30% वृद्धि की जाए तथा उसकी त्रिज्या में 15% की कमी की जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, है ना। अब यहां पर देखिए हमको r और h की वैल्यू तो दी नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। मैं क्या कर लेता हूं, r को भी 10 मान लेता हूं और h को भी 10 मान लेता हूं, ठीक है। अगर अब मैं इनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूं तो कितना बन रहा है, 2π, r आपका 10 है और h आपका 10 है। 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो 200π आपका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन पढ़िए कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 30% वृद्धि की जाए, ऊंचाई हमारी 10 थी, 30% वृद्धि करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और उसकी त्रिज्या में 15% की कमी की जाए, आर हमने 10 मानी थी, अगर इसमें से 15% की कमी कर देंगे तो आर हमारा 8.5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसका फिर से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, 2π, आर कितना है जी, 8.5 है और h कितना है आपका, 13 है। यदि आप इसको सोल्व करेंगे, 8.5 को 13 से मल्टीप्लाई करना है आपको, क्लियर, और फिर इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सोल्व करने के बाद ये आपका 221π बनेगा। क्लियर है। अब क्योंकि मैं इसको सोल्व कर चुका हूं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, पहले आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 200π, अब कितना है, 221π, तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितने की, 21 की, कितने से, 200 से, और परसेंटेज के लिए गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये पाई से आपका पाई यहीं पे कैंसिल हो गया, ये 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल। अब 21 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 10.5 बनेगा, 10.5 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45 है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिए। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 12√2, राइट। ये √2 से आपका √2 कैंसिल हो गया और a की वैल्यू कितनी बची है, 12 बची है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला a², a कितना है, 12 है, और 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 144 बनेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। सिंपल सा प्रश्न है, कड़वा मीठा खत्म, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा ये क्या है, एकदम अपोजिट है। कड़वा का मीठा, खत्म का शुरू। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने स्क्रीन पर, विषम का चयन करें। देखिए कैनबरा, ब्यूनस आयर्स और बुडापेस्ट, ये तीनों की तीनों क्या हैं, कैपिटल्स हैं किसी ना किसी कंट्री की, है ना। जबकि ग्रीस क्या है, एक देश है। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। सुपर इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। कौन से शब्द से
कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द आपको एक्सपेरिमेंट दिया है। तो देखिए, अगर हम परमिट को चेक करें, PERMIT, ये तो बन रहा है। मेरिट को देख लीजिए, MERIT, ये भी बनेगा। एक्सपर्ट को देखिए, EXPERT, ये भी बन रहा है। इसका मतलब मेंशन ही बचा है, और मेंशन ऐसा शब्द है जो एक्सपेरिमेंट के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर आपको दिख रहा है N 2 बार हुआ है और O भी आया है, जबकि इसमें N एक ही बार है और O तो एक्सपेरिमेंट में है ही नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करें। तो मैं क्या कर लेता हूं, इनका डिफरेंस ले लेता हूं। 3, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, इनके बीच में 9 का डिफरेंस है ना? ठीक है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है जी? 25 का डिफरेंस है। सॉरी, इनके बीच में 16 का डिफरेंस है ना? 17 17 34 और यहाँ पे 33 है, 16 का डिफरेंस। क्लियर है? अब यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से करिए, कैसे करोगे? देखिए, ये क्या है आपका 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, ये 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर आएगा, कितना 25, है ना? यानी कि यहाँ पे आपका 25 का अंतर आना चाहिए। तो 33 में आपको 25 को जोड़ देना है, यानी कि 58। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले टॉपिक से, और इसके बाद आज आपकी छुट्टी है। ज़रूर बताइएगा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा, आज के टेस्ट का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा। पहले इसका आंसर करिए कि कोई व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर 24 किलोमीटर जाता है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। कोई व्यक्ति पूरब की ओर 7 किलोमीटर गया, फिर उत्तर में जा रहा है 24 किलोमीटर, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। अब जब भी आपके सामने ऐसी आकृति बने तो यहाँ पे आपका ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको क्या निकालना है? कर्ण की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको मैथ के ट्रिपलेट्स याद हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना? यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, आधार कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस लंब कितना है? 24, 24 का स्क्वायर 576। तो 49 में हमको 576 ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 625 बनेगा। थोड़ा स्पेस कम है, और 625 क्या है? कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू है। अगर कर्ण का स्क्वायर 625 है तो कर्ण की वैल्यू कितनी बनेगी? 25 बनेगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? और वैसे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मैथ के ट्रिपलेट्स याद हैं, 7 24 25 इनका ट्रिपलेट्स बनता है, राइट? तो दोस्तों, ये था आपका आज का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो मॉडल पेपर को भी ले सकते हैं। चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।